मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आर पार का आज का वीकेंड एडिशन। विपक्ष हमेशा कहता है कि चर्चा के मुद्दे बहुत पॉजिटिव नहीं होते, लेकिन आज हमने सोचा कि आज के आर पार के वीकेंड एडिशन में हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसकी बात देश में होनी चाहिए। हम बात करेंगे भारत की, हम बात करेंगे भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की, हम बात करेंगे इंडिया ग्रोथ स्टोरी की, हम बात करेंगे कि इंडिया अगर राइज कर रहा है, भारत अगर राइज कर रहा है तो विपक्ष को इससे परेशानी क्यों हो रही है। भारत अगर धुरंधर है तो विपक्ष के अंदर क्यों टेंशन है। आज आर पार के आज के एडिशन में इसी पर हम एक बड़ी बात करेंगे। पहले ये रिपोर्ट और फिर आर पार का आज का ये एडिशन, क्योंकि देश का डंका बज रहा है। विपक्ष को क्यों हो रही है शंका। स्वागत है आपका। The next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. India, can you give us an update on the India-US trade deal? First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. And we're going to have a good deal. Thank you. आज भारत पर जिस तरह दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, वो भी युवाओं के लिए अनेक नई संभावनाएं बना रहा है। I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and AI talent it is number 2. So I don't think your classification in the second book is right. It's actually in the first. एक राज्य का मुख्यमंत्री उसी राज्य के एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, जो कि उसके घर के पास रहता है, उसके साथ बैठ के हवाई जहाज में सेम जहाज में गए और वहां जाके एग्रीमेंट साइन करके वापस आ रहे हैं। तो वहां कोई कुछ काम करने थोड़ी गए थे, घूमने फिरने गए। हर जगह भारत का बज रहा है डंका, परंतु विपक्ष को आज भी है शंका। हमारे देश में एक LOP है, ब्यूरो ऑफ ऑपरेशन, ब्यूरो ऑफ प्रोपेगेंडा है। उनके ज़माने में तो पॉलिसी पैरालिसिस थी, उनके ज़माने में तो पोटैटो चिप्स भी नहीं बनते थे ठीक से। आज सेमीकंडक्टर चिप्स हम बना रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ कांग्रेस से डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ आनंद दुबे, शिवसेना उबाटा के। सोमनाथ भारती, नेता आम आदमी पार्टी के, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं। फराज किदवई साहब मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। दीप्ति तनेजा, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की इकोनॉमी को समझती हैं, पढ़ाती हैं। दीप्ति तनेजा, शुरुआत आपसे करते हैं। भारत का डंका बज रहा है, लेकिन अपनों को जब शंका है तो 30 सेकंड में आप क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल, जब अपनों को शंका है, क्योंकि जो अपने लिए कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं वही ऐसी बात कर सकते हैं। अमेरिका की स्ट्रैटेजी यही रहती है कि किसी तरीके से सामने वाले देश को, वो या तो देखिए, या तो वो कोई टैरिफ वगैरह लगा के सामने वाले देश को झुकाने की हरकत करते हैं। वो उन्होंने देख लिया कि भारत में मोदी जी के चलते वो चीज़ सफल नहीं हो सकी। फिर उनकी दूसरी स्ट्रैटेजी रहती है कि या तो कोई वॉर कराने की कोशिश की जाए। वो यहाँ पे उन्होंने बहुत कोशिश करके भी वो सफल नहीं हो सकते। तो तीसरा ये है कि किसी तरीके से ऐसी डिस्टेबलाइजेशन टेक्निक लाओ जिसमें या तो विपक्ष को दो या जनता को दो। तो ये विपक्ष ऐसी बातें कर रही है, ये अपने आप में बहुत शर्मा के। आपने इतने सारे आंकड़े दिए, एक आंकड़ा आप भूल गए। वर्ल्ड इक्वालिटी, कंजम्पशन इक्वालिटी रैंकिंग में हम 4th इक्वल देश हैं। दैट मींस हमारे लोग जो हैं कंजम्पशन बास्केट में इक्वालिटी में 4थे नंबर पर आते हैं। अच्छा, AI में हम अच्छा कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत धुरंधर है लेकिन विपक्ष में शंका है? नहीं, भारत हमेशा धुरंधर था, है और रहेगा। भारत पर कहाँ किसी को शंका है। भारत की ग्रोथ ट्रेजेडी को यदि देखें, स्ट्रेटजी जो हमारी बनी उस दौरान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर लें, करप्शन इंडेक्स की बात कर लें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात कर लें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की भी बात कर लें। एक बहुत बड़ा आजकल इशू इंटरनेशनल लेवल पे है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें तो 176, 180 देशों में 176वां नंबर पर हम हैं। उसी तरह से ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देशों में 116 पर हैं
और वर्ल्ड तो भारत हैप्पीनेस भारत इंडेक्स भारत की आप सब बुरी बातें ही गिन रहे हैं। नहीं, बुरी बातें नहीं गिन रहे हैं, हम कुछ अच्छी बातें भी कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बने, चौथी अर्थव्यवस्था जहां बने, हाँ तीसरी भी बन जाएंगे, क्योंकि ये बन जाते हम 22 में ही चौथी। यदि जो ग्रोथ का जो हमारा कंटिन्यूएशन यदि होता तो उसमें कोविड भी बड़ा फैक्टर था, पर जो 10 साल का ग्रोथ पिछले सरकार का था और इस 10 साल का जो ग्रोथ था, यदि सही दिशा में चली होती और ग्रोथ के बीच में जो सही रणनीति, इकोनॉमिक रणनीति अपनाई गई होती, तो आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था 27 में होते। मैं रुकता हूं। कारण क्या दीप्ति था? तनेजा, और इसका बेस किसने बनाया, ये महत्वपूर्ण है। मनमोहन सिंह का एक बड़ा रोल है। अजय जी, कौन सी सही ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होती है? कोविड के बावजूद, इकोनॉमिक वर्ल्ड के टर्न डाउन के बावजूद, हम 7 से 6.5 से 7.5% का टैरिफ्स के बावजूद हम इतना बढ़िया ग्रोथ रेट कर रहे हैं। आपने अभी बोला अगर सही स्ट्रैटेजी अपनाई होती, तो जरा प्लीज वो स्ट्रैटेजी बता दीजिए। उसमें है, उसमें 2-3 बातें हैं, जैसे लेकिन कि क्या डेड इकोनॉमी है हमारी? आपको लगता है भारत की डेड इकोनॉमी है? आप मानती है भारत की डेड इकोनॉमी? बिल्कुल सर, कोई भी नहीं मानता, आंकड़े नहीं मानते। अजय साहब को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। अजय जी, क्या आपको लगता है भारत की डेड इकोनॉमी है? वो तो मोदी जी के मित्र ने कहा, जो आज प्रशंसा मोदी जी, राहुल जी ने भी कहा ना, उसके बाद मैं तो कह रहा हूं कि ट्रंप ने जो मोदी जी के मित्र है ना, मोदी जी नहीं, पर राहुल जी ने सही कहा भारत की डेड इकोनॉमी। नहीं, वो जो ट्रंप ने कहा उसको उन्होंने कहा है कि भाई ट्रंप का कह रहा है, आप मानते हैं? आप मानते हैं भारत इंडिया इज डेड इकोनॉमी? देखिए बेरोजगारी की बात यदि नहीं, मैं कह रहा हूं भारत की क्या भारत की डेड इकोनॉमी है, हां या ना? स्पष्ट है कि भाई बेरोजगारी के मामले में हम सबसे ज्यादा दिक्कत है, आय की असमानता में सबसे ज्यादा दिक्कत है, और पर कैपिटा इनकम की भी यदि आप बात कर ले तो हमारे समय में 3.25 गुना बढ़ा था पर कैपिटा इनकम। $450 से हमने $1500 लाया था। आज जो है डबल भी आप बढ़ाने में बहुत आपको दिक्कत हुई है आपके 10-11 साल में। तो क्या हम डेड इकोनॉमी है? ये सर देखिए, अब डेड है नहीं है तो इकोनॉमिस्ट बताएंगे। राहुल जी ने बताया, राहुल जी तो इकोनॉमिस्ट नहीं है। ट्रंप ने बताया तो ट्रंप को भी तो अभी राहुल जी ने बोला, आप अपने नेता को बोलिए ना। ही नहीं। ट्रंप के बारे में हम ट्रंप से पूछ लेंगे। ट्रंप से पूछ लीजिए कि उन्होंने मोदी जी की सुधांशु त्रिवेदी, ओके, रामलला के मंदिर को संपूर्ण हुए, बने हुए रामलला को अपने भव्य मंदिर में गए हुए 2 साल भी हो गए हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका जो इंडिया को डेड इकोनॉमी कह रहा था, उसकी ग्रोथ 1.8 पे सिमटी है और हम 8% के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यानी जो हम पर सवाल उठा रहे थे, आज वो मंदी के सवालों के घेरे में है। यह विधि का विधान कहिए या कुछ और? नहीं, विधि का विधान नहीं, यह दैवीय विधान है। मैं अभी बताता हूं। श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुए 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। जब वो बाबरी ढांचा था तब भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? $1 बिलियन से कम। कोई जाके चेक करे 1991-92 में क्या स्थिति थी। महंगाई, बेरोजगारी की दर क्या थी? प्रचंड बेरोजगारी, महंगाई की दर 13, 14, 15%। अर्थव्यवस्था इतनी खस्ताहाल हो गई थी कि जुलाई और सितंबर 1991 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन करना पड़ा, सोना गिरवी रखना पड़ा। और देखिए संयोग विधि का विधान देखिए, नेहरूवियन सोशलिज्म का इकोनॉमिक ढांचा भी उसी समय टूटा जब गुलामी का प्रतीक बाबरी ढांचा टूटा। अब आइए साहब, वो $1 बिलियन से, और एक बात और बता दूं लोगों को, कई बार लगेगा ना, जो अभी हमारे मित्र अजय उपाध्याय जी कह रहे थे हमारे जमाने में बहुत अच्छा था, तो मैं लोगों को याद दिला दूं 1980 में हमारी स्थिति चीन से बेहतर थी। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.5 बिलियन था और चाइना का केवल 2.5 था। अब आइए साहब, 91 तक आते आते हम आ गए 1 के नीचे और सोना गिरवी रखना पड़ा। और उसके बाद सुनिए क्या हुआ, $100 बिलियन कब पहुंचा? अटल जी की सरकार के समय 2004 में। $500 बिलियन कब पहुंचा? जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 2019 में। $600 बिलियन कब पहुंचा? जिस समय श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और भाई साहब, जब श्री रामलला विराजमान आए उसके बाद से पिछले 2 सालों से लगातार भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था है। क्योंकि वो जो 1.8 और 2% की ग्रोथ रेट थी ना, वो हिंदू ग्रोथ रेट थी। आप ही लोगों ने मजाक उड़ाया था ना, और ये हिंदुत्व ग्रोथ रेट है। वो राम विमुख वाली ग्रोथ रेट थी, ये राम के प्रति समर्पित वाली ग्रोथ रेट है। और आप देखिए भारत ने क्या बदलाव किया है। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, हम विश्व के तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये बात ठीक है, कांग्रेस का स्टार्टअप नहीं हो पा रहा है, राहुल गांधी जी का। हमने 100 से अधिक लॉन्च कर दिए एक ही बार में, 100 सैटेलाइट लॉन्च करके दिखाए। ये ठीक है, ये कांग्रेस का सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो पा रहा है, वो एक अलग बात है। मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया के नंबर 2 के देश हैं।
$10 बिलियन के हमने एक साल में मोबाइल हैंडसेट वो किए हैं। चिदम्बरम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था कि भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है, हम कम पढ़े लिखे हैं, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत नंबर 1 देश है। 49% डिजिटल ट्रांजैक्शन को कंस्टिट्यूट करता है। और जैसा अभी बताया गया कि वीजा को पीछे छोड़कर यूपीआई दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है। और सुनिए, वो इंग्लैंड जिसने हम पे हुकूमत की थी, कीथ स्टमर मुंबई में उतरे 100 से अधिक लोगों का डेलीगेशन लेके भारत और यूके की फ्री ट्रेड डील के बाद उन्होंने कहा दिस इज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन बाय एनी ब्रिटिश हिस्टोरिक मूवमेंट था इंडिया के लिए। अब बताइए, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी को डेड इकोनॉमी नजर आ रही है तो मुझे लगता है उसके दिमाग को सन्निपात हो गया है। ओके, जवाब अमीश भाई, इन्होंने अपने मित्र ट्रंप पर ही क्या क्या सन्निपात कर दिया उस पर नहीं मैं कहूँगा। हाँ, एक बात मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपके चैनल को मुझे लगता है कि ट्रंप ने वो इंटरव्यू दिया है जी। तो इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। जहाँ तक भाई साहब ने जो चर्चाएं की है, 1991 की चर्चा की है भाई, 2 साल आपकी उससे पहले रामो बामो की सरकार थी, चंद्रशेखर जी उसी सरकार के पार्ट थे, और आप ही के समय में यह हाल हो गया कि सोना गिरवी, भाई रामो बामो की सरकार थी, उसमें सहयोगी में थे। अब इसको चंद्रशेखर जी की सरकार कांग्रेस के समर्थन में थी। चंद्रशेखर जी की सरकार तो 4 ही महीने के लिए थी, उससे पहले आप ही ने हाल कर दिया था, आप ही की सरकार उस समय थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा हिंदू ग्रोथ रेट की बात की है, वाकई सही कहा इन्होंने। हिंदू ग्रोथ रेट की बात जो है, ये वर्ड जो क्वाइन किया था नागेश्वर जी ने और शास्त्री ने किया था, मधुली में उस समय वित्त मंत्री थे, उस समय भी 77 में इन्हीं की सरकार थी। तो ये दोनों अपने ही सरकार को यदि कंट्राडिक्ट कर रहे हैं तो मैं इसमें क्या करूं। जहां तक मुद्दे की बात है, मुद्दा है कि सैटेलाइट ग्रोथ के लिए तो वाकई हो सकता है मोदी जी ही उस सैटेलाइट पर चढ़ गए हो, चले गए हो। अरे भाई, बार्क किसने बनाया? रिसर्च सेंटर, इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट क्या एक मोदी जी ने कर दिया था? 50 वर्षों का एक बड़ा इतिहास हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट का है, उसमें सभी ने योगदान दिया। मैं तो अटल जी को भी श्रेय देता हूं, उन्होंने कम से कम परमाणु विस्फोट कराने की स्थिति में थे। कब किए? जब हमारे परमाणु साइंटिस्ट जो है उस स्टेज पर ला करके खड़ा किए। तो उसके लिए अब आप अपना पीठ थपथपा लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, थपथपाना चाहिए। आज की अटल बिहारी वाजपेयी ने वो परमाणु विस्फोट किए, उससे पहले मौका कांग्रेस की सरकारों के पास था। आप लोग आप इंदिरा गांधी ने करके दिखाया था, उसके बाद किसी कांग्रेस की सरकार ने किया ना। उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन का लफड़ा आया था, उसमें हमने रसा के साथ संबंध बनाया, अमेरिका का दबाव था। आज तो अमेरिका के दबाव में भारत सरकार रुक जा रही है। दम तो कांग्रेस के शासन ने भी दिखाया था, वो दम आपको दिखा नहीं। कहां भाई, ट्रंप के बारे में चुप्पी साध लेते हैं। मैंने बिल्कुल बताना बोलेंगे सुधांशु भाई, बड़े भाई साहब। अभी तो ट्रंप ने, अच्छा चलिए, मैं कांग्रेस वालों से कहूंगा कि ट्रंप ने एक बयान दिया हो मोदी जी के खिलाफ तो बताइए। ट्रंप ने पॉलिसी बनाई जो भारत के खिलाफ थी, हमने पॉलिसी बनाई जो अमेरिका के खिलाफ थी। हमने उनके साथ ट्रेड डील नहीं होने दी, हमने दालों के ऊपर इंपोर्ट अभी बढ़ाया भाई साहब पिछले हफ्ते। वो हमसे मीठी मीठी बात कर रहे हैं मगर पॉलिसी हमारे खिलाफ कर रहे हैं। हम भी उनसे, हम बगैर उनको सीधे कोई बात किए हुए हम भी पॉलिसी अगेंस्ट में कर रहे हैं। वो अगर हमारे खिलाफ अपशब्द बोले, मगर एक बात समझिए, एक बात बहुत अच्छी जो अजय उपाध्याय जी ने कही, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्रियों ने अच्छे काम किए थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत का परमाणु कार्यक्रम वो उस समय जो कि परमाणु बम बनाने की स्थिति में भारत 1959 में था। यह ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव्स में है कि जब जेके गैल्ब्रिथ ने नेहरू से मुलाकात की और पूछा कि कितने समय में बना सकते हैं, उन्होंने भाभा से पूछ के कहा तो कहा 1 साल में। 59 में भारत परमाणु विस्फोट कर सकता था, पर नेहरू जी ने कहा नहीं, वी बिलीव इन एटम फॉर पीस, हम तो नहीं करेंगे। हाँ, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने आकर शुरुआत की भारत के परमाणु कार्यक्रम की, और यह संयोग मानिए या भयंकर षड्यंत्र मानिए कि 15 दिन के अंदर लाल बहादुर शास्त्री और होमी भाभा दोनों की रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। और जहां तक इंदिरा जी ने बोला तो मैं एक बात कह दूं, इंदिरा जी ने परमाणु विस्फोट परमाणु बम के लिए नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है। और अमेरिका और रूस दोनों ने पहले जब अमेरिका ने किया, उन्होंने कहा वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट। अगले राउंड में भी बोलेंगे हम, आप दोनों। मैं कहता हूं सुधांशु भाई एक विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत अच्छा आज बात कहा, उसको तो ब्रेकिंग न्यूज चलाना चाहिए कि ट्रंप ने मोदी जी के लिए कोई बात नहीं रखी। भाई मित्र हैं, कैसे रखेंगे? लेकिन भारत के विरुद्ध में वो बार बार 72 बार बोल चुका कि ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर हमने करवाई, हमारे कारण हुआ, व्यापार का डर दिखाकर। रशियन तेल का आयात कम कराया हमने। चाबहार को जो है जिस तरह से ऑर्डर किया, जिस तरह की परिस्थिति बनी, हम वहां लगभग 2000 करोड़ का रुपया जो है छोड़ करके हमको जो है बाहर वाइंड अप करना पड़ रहा है। ब्रिक का जिसका हम राष्ट्रीय अभी चेयरमैन है,
और विश्व में हम अध्यक्ष हैं, भारत अध्यक्ष है, और ब्रिक के नौसेना का जो अभी अभ्यास हो रहा है उसमें उसी के डर से कहीं ना कहीं नाखुश ना हो जाए इनका मोगेम्बो खुश रहे, इसके लिए जो है ये ब्रिक्स में नहीं जा पा रहे हैं। किसको कह रहे हैं मोगेम्बो आप? मोदी जी का मोगेम्बो एक ही है। मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? मोगेम्बो कौन है? मोगेम्बो मैं बताता हूं, मोगेम्बो मिस्टर इंडिया एक फिल्म आई थी उसमें विलन था। कौन है आपके अकॉर्डिंग? मोगेम्बो ट्रंप है, भारत का विलेन है, भारत का विरोध कर रहा है, मोदी जी का मित्र है वो। और मोदी जी उनके लिए वाकई सुधांशु त्रिवेदी के लिए बोलता है, सुधांशु त्रिवेदी बोलता है, सुधांशु त्रिवेदी। अजय भाई आप कह रहे हैं कि वो मोदी जी का मित्र है। अब एक वाक्य बोल रहा हूं, इसके बाद दर्शक जाके तय कर सकते हैं कि वो मित्र बनाना है या किसी को अपना बाप बनाना है। मार्च 2023 राहुल गांधी जी जाके कहते हैं, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका आर साइलेंट एंड दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन इन इंडिया। यानी लोकतंत्र के संरक्षक अमेरिका और यूरोप क्यों शांत हैं? मेरे कहने पे भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे भाई साहब? उधर ने तो ट्रंप कह रहा है कि अब हम डील करने के लिए पूरी तरह तैयार है, भारत तैयार नहीं हो रहा। हार्वर्ड लुटनिक जो सेक्रेटरी कॉमर्स हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ट्रंप और एक्सपेक्टिंग ए कॉल, यानी वो अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कॉल करे तो डील हो जाती, कॉल नहीं किया तो डील नहीं हुई। और यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लेyen आकर ये कह चुकी हैं, अब हमारी डील जो होने वाली इट इज गोइंग टू द मदर ऑफ ऑल द डील। भाई साहब ये डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी मैं कुछ इंपॉर्टेंट, अगर मैं क्यों कह रहा हूं भारत धुरंधर है, ये कोई धुरंधर फिल्म से इंस्पायर होकर नहीं बोला जा रहा। एक ऑल ऑडियो मैं क्यों कह रहा हूं भारत धुरंधर है। आई एम कोटिंग फ्यू नेम्स। उर्सुला वॉन डेर लेyen अध्यक्ष ईयू, अगले ही वीकेंड में भारत जा रही हूं, हालांकि अभी कुछ काम बाकी है लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बिल्कुल करीब हैं। कुछ लोगों ने तो इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, यानी ईयू भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहा है। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट टू इंडिया, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट टू कॉमर्स मिनिस्ट्री, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट टू नरेंद्र मोदी एंड द मिनिस्टर पीयूष गोयल। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अनदर मैन, हम सब जानते हैं ब्लैकस्टोन कितनी बड़ी कंपनी है। ओके, यू विल एग्री विद मी प्रोफेसर, ब्लैकस्टोन कितनी बड़ी कंपनी है। उसके सीईओ स्टीव कहते हैं कि भारत में बिजनेस से के टर्म में हमें वर्ल्ड की टर्म में सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं वहां पर, यानी भारत में हमें इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है कि हम वहां और ग्रोथ करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट ही सेड इन डावोस फॉर इंडिया, यानी इंडिया स्टोरी इज बैक from fragile 5 we are in the biggest 5. This is the best ever time for India. I say it on record. यह भारत का समय है और भारत इस समय में आगे बढ़ेगा, इसलिए निराशा को छोड़ के आशा की तरफ आगे बढ़ना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है प्रोफेसर साहब मैं आपसे पूछता हूं, अजय उपाध्याय, निराशा में क्यों रहना चाहते हैं आप? माना कांग्रेस हार रही है चुनाव, बीएमसी हारी, बिहार हारी, कई चुनाव हारी, हरियाणा हारी, दिल्ली में 0 आया, लेकिन पार्टी निराशा में, देश निराशा में नहीं। पार्टी निराशा में है, ना पार्टी के कार्यकर्ता निराशा में है, ना ये देश के आम जनमानस निराशा में है। हाँ जरूर, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, इस देश का नौजवान निराशा में है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर की बात बार बार ट्रंप करता है, साहब लब खोलते नहीं और ट्रंप के बारे में कुछ बोलते नहीं, इसलिए देश का वो सैनिक भी कहीं ना कहीं निराश हो जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान को सबक सिखाने की स्थिति में लगातार था। इसी तरह तेल आयात हो रहा है, तेल कम हो गया तो मोदी जी के दो प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, नहीं अब टाइम लिमिट है, मैं 3 मेहमान को बोले नहीं, 3 मेहमान बोले नहीं। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, अजय जी आप ये बात जानते हो कि भारत ने 30% टैरिफ लगाया है, ये जानते हो यूएस के गुड्स के ऊपर 30% टैरिफ लगाया है, उसका आप जिक्र नहीं करोगे। आप क्या चाहते हो कि सड़क पे कोई मैडमैन, कोई पागल अगर आके कुछ बोल रहा होता है तो उसके साथ उलझ जाए? बिल्कुल, ट्रंप पागल है भैया, मोगेम्बो कह लीजिए, पागल कह लीजिए। अच्छा बिल्कुल, इसमें मोदी जी भी साथ है, इसमें भारत साथ है, लेकिन मोदी जी का मित्र है। सर वो क्या नहीं वो तो कह रहे हैं, अभी भी कहा मैं मीडिया और उसी को इंस्टॉल कर रहे हैं। सर लेकिन 30% का टैरिफ नहीं, भारत 30% का टैरिफ
लगाता है पागल है। सर बिल्कुल, अब आप समझिए, हम तो नहीं कुछ ये जो जिन लोगों को मैं नाम कोट कर रहा हूं, स्टीव ब्लैकस्टोन सीईओ या फिर उर्सुला वेन डॉर जो कि अध्यक्ष है ईयू की, ये सब बहुत बड़े लोग हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं। एआई में जब हमें वर्ल्ड ऑर्डर ने पुशबैक करने की कोशिश करी और कहा कि आप तो नंबर 2 हो, आप पीछे हो, आप सेकंड लीड में हो, अश्विनी वैष्णव सेड हम नंबर 1 कंज्यूमर भी हैं, नंबर 1 मैन्युफैक्चरर भी हैं। दिस इज व्हाट अश्विनी वैष्णव मिनिस्टर सेड। अब उन्होंने क्या पुशबैक दिया? मैं सीधा रुख करता हूं। आई हैव मेरे साथ आनंद दुबे। आनंद दुबे, चुनाव हारने का मतलब है देश हार गया? कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है? आप मुंबई से आते हैं, देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, भारत प्राचीन काल से ही मजबूत रहा है। आज हम 2026 में बैठे हैं, लेकिन हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। हम लोग तब भी महान थे जब हमारे पास कम साधन संसाधन थे। हम आज भी महान हैं। आज हमारे पास इस देश में बहुत ज्यादा युवा हैं। सोशल मीडिया का जमाना। तो कांग्रेस के नेता ने क्यों बोला डेड इकोनॉमी? पूरी दुनिया को एक दिशा देने की ताकत। अब ठीक है, कांग्रेस को राजनीति करनी है। कांग्रेस तो बोलते बोलते कांग्रेस क्या बोलती है, अब कांग्रेस ही जाने। अब कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं अपनी बात कहूंगा। एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते वो कह रहे हैं आपको दर्द है थोड़ा सा भी, थोड़े दिनों के लिए दर्द आपको रहेगा अभी। वो उनकी बारी है, एक सेकंड। लेकिन आप दर्द में हैं। लेकिन एक देशभक्त होने के नाते हमेशा सबसे पहले एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले देश को हम आगे रखते हैं। देश की प्राथमिकता हमारे यहाँ रहती है। बहुत सारे अच्छे भी काम होते हैं, बहुत सारे गंदे भी काम होते हैं। जब अच्छे काम होते हैं तो एज अ विरोधक भी हमें पीठ थपथपानी पड़ती है, बिकॉज हम सब देशवासी हैं, हम सब देश के नागरिक हैं। धारा 370 जब हटी, सभी देश के लोग इकट्ठे आए, सब उत्साह में आए, सबने तारीफ की। 3 तलाक कानून आया, सबने बोला कि नहीं, मुसलमान माताओं बहनों के लिए एक अच्छा कानून आया है, उसके लिए सबने किया। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अमीश भाई, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। उसमें हमारी पार्टी कुछ नहीं बोल सकती। हाँ, जहां विरोध करना है, अगर आप कहेंगे कि डॉलर पैसे रुपए के मुकाबले दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हम डंके की चोट पर विरोध करेंगे। अगर कोई कहेगा कि चाइना, क्या कहेगा? हाँ, बोल दीजिए आप आनंद जी। अगर कोई कहेगा कि चाइना हमारे देश पर कब्जा कर रहा है तो भी आप सरकार का समर्थन करो, हम नहीं करेंगे। हाँ, अगर पहलगाम में के हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर 72 हुरों के पास भेजना है, पूरा देश सलाम करेगा, सेना के पीछे खड़ा हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि देश को देश रहने दीजिए। वैसे जो आर्थिक नगरी है वहां पे 24 कैरेट हो गए हैं, आपके 24 आए हैं। आप तो अच्छे व्यक्ति हैं। हो गया चुनाव मुंबई का, नगर पालिका का, जैसी करनी वैसी भरनी, सबको समझ में आ गई, बात खत्म हो गई। अब नए सिरे से इनकी करनी खराब थी, वही भरा इन्होंने। सबके लिए मैं कह रहा हूं, तो भाई जनता ने, आप ही के साथ जनता ने निर्णय दिया। अब जो है कि हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में देश के सामने खड़े हों, सब साथ हों, चुनाव के बाद और जो परिस्थितियां हैं देश के साथ, आज बेरोजगारी की, महंगाई की, डॉलर रुपए की, डॉलर रुपये दिख रहे हैं कहां पहुंच गया है, कितनी डंका पीट चल रहा है कि डॉलर को अब छोड़ते ही जा रहा है। इन मुद्दों पर आइए, कांग्रेस बाद में चर्चा कर लेंगे। अमीश भाई तो चाहते हैं कि हम लोग लड़ते रहे आपस में। नहीं, चुनाव में आप एक दूसरे के सामने लड़ रहे थे, मेरे को क्या बोल रहे हैं? आनंद दुबे और आप चुनाव में एक दूसरे के सामने लड़ रहे थे, मैंने बोला था क्या? ओके, जवाब। उपाध्याय जी, देखिए, आप हमारे दोस्त हैं। इस पैनल में आम आदमी पार्टी भी बैठी है, हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। कहने को तो हम इंडिया गठबंधन है, लेकिन आप अपनी आत्मा से पूछिए, क्या आम आदमी पार्टी के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया है? क्या हमारी पार्टी के साथ मुंबई में आपने अच्छा व्यवहार किया है? तो आप बड़े ऐसे नहीं बनते। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लेती दूर। बड़ा बनना है तो बड़े जैसा दिखना पड़ेगा। आप बड़ी पुरानी पार्टी है, आपको 150 साल पूरे हो जाएंगे 10 साल बाद, तो आपको उस ढंग से व्यवहार भी करना होगा कि जो आपके साथी हैं, जो क्षेत्रीय दल है, उनको आपको विश्वास में लेना चाहिए, साथ में लेके चलना चाहिए, तब हराइएगा ना मोदी जी को। मोदी जी को हराने के लिए मोदी जी जैसा बनना भी तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन अपने आप को खपाना पड़ेगा। ये सब हम भूल कर अगर केवल 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 सरकार का विरोध, सरकार का विरोध, सरकार का विरोध, तो उसमें कुछ अच्छी चीजों का समर्थन भी करना पड़ता है। राम मंदिर बनकर तैयार है, आज उसके 2 साल पूरे हो गए हैं। चलो विपक्ष के सब लोग, चलो राम भगवान के नतमस्तक होते हैं, चलो राम भगवान से कहते हैं कि राम भगवान हम भी आपके शिष्य हैं, हम भी आपके भक्त, हमें भी आशीर्वाद दीजिए, हराइए मोदी जी को, हराइए बीजेपी को। लेकिन हम लोग क्यों नहीं कहते? हम लोग मजबूर हैं, वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जाएं। तो राम का नाम जो लेता है वो आपकी निगाह में कंफ्यूज है।
तो राम का नाम जो लेता है वो आपकी निगाह में कभी कंफ्यूज विरोध है। भी। बस जो अब राम का नाम अब 2 लेता है वो मिनट कंफ्यूज है। आनंद भाई, मैंने तो चुप रहा, आप सुन लीजिए। आप भी, आप तो बहुत विद्वान और अच्छे व्यक्ति हैं। सच है कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया। बड़ा दिल नहीं दिखाता तो जहां वो सरकारों में होती थी वहां भी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने का काम की। इंडिया गठबंधन की बात है, आपने आम आदमी पार्टी की बात रखी है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ तो हम लगातार मैं एक सवाल पूछता हूं, आनंद दुबे, कांग्रेस यूपी में कब से सरकार में नहीं आई? एक सेकंड मैं आपको, कांग्रेस यूपी में कब से सरकार में नहीं आई? 40 साल। बिहार में कब से सरकार में नहीं आई? 35 साल। गुजरात में कब से नहीं आई? 30 साल। 35 साल। अब आप दोनों मिलने आप बोले मैं आनंद दुबे के साथ मिल गया हूं, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। एक सेकंड और लाइव टेस्ट करते हैं, एक लाइव टेस्ट करते हैं अमित भाई, अमित भाई एक लाइव टेस्ट करते हैं। राम मंदिर का जो एक लाइव टेस्ट करते हैं अमित भाई, सारा चीज पूजा अर्चना सब हो, पर जिस तरह से राहुल गांधी जा रहे हैं क्या? हमारे अभी शंकराचार्य के साथ जिस तनुज पुनिया ने अनाउंस किया, उसके बाद नहीं गए। चर्चा हो और शंकराचार्य को भी वहां नहीं बुलाया गया। ओके ऑडियंस डाउन ओके आनंद दुबे, शंकराचार्य का सम्मान किया जाए और उसी के साथ सभी लोग साथ आनंद दुबे क्या लाइव टेस्ट करना चाहते हैं आप? क्या लाइव टेस्ट करना चाहते हैं आप? ओके, एक देखो कांग्रेस हमारा भाई है, एक दोस्त है, लेकिन एक उपाध्याय जी एक लाइव टेस्ट करते हैं। धारा 370 जब केंद्र सरकार ने हटाया था, ये अच्छी बात थी या बुरी बात थी, बस इतना बता दीजिए तो मैं ये समझूं कि हाँ देश के साथ आप खड़े हैं। अच्छे और बुरे का विरोध, एक लाइन का 370 की प्रक्रिया का इसलिए विरोध था कि स्टेटहुड हटा दिया जम्मू कश्मीर का, इसलिए विरोध था, प्रक्रिया का विरोध था, 370 का नहीं था। आप आज भी वो क्या कश्मीर को राज्य के दर्जे से खत्म कर देना चाहिए था। आपने मेरी भी जगह ले ली है, मेरी भी जगह ले लिया, आनंद दुबे खुद एंकर बन गए। ओके बोलिए, संविधान का प्रश्न है। अमित भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मोदी जी से लड़ना है या सरकार से लड़ना है तो बहुत सारे मुद्दे हैं। पगड़ी बांध के हाथ में कुदाल लेने से आप किसान नहीं बनेंगे, किसानों के बीच में घुसकर वहीं रहना होगा। महात्मा गांधी जी जब आए थे भारत में अफ्रीका से, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था देश समझना चाहते हो तो पहले देश घूमो और थर्ड क्लास डब्बे में घूमो। पगड़ी से इनको दिक्कत, थर्ड क्लास डब्बे में घूमो, फोटो खिंचवाने से हम महान नहीं बनेंगे। हमें आपको मिटाना पड़ेगा, हमें अपने अहंकार को मिटाना पड़ेगा, हमें अपने आप को खपाना पड़ेगा, जमीन के आदमी से बात करनी होगी। ये फोटो सेशन करने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक दो बार टीआरपी मिल सकती है, लेकिन देश वोट नहीं देगा। देश वोट तब देगा जब आप मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। आप भी कहां महात्मा गांधी तक पहुंच गए? महात्मा गांधी ने तो आजादी के बाद बोला था कांग्रेस को ही खत्म कर देना चाहिए, अब कांग्रेस कोई नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने बोला था भाई, महात्मा गांधी ने तो ये कहा था कि आरएसएस इस देश के लिए जहर है, तो आरएसएस तो अब सत्ता में आ गई। नहीं एक सेकंड, आरएसएस जहर में कहा था। महात्मा गांधी ने तो वर्धा में आरएसएस की तारीफ करी थी, जो मेरा इतिहास कहता है, जो मैंने इतिहास को पढ़ा है। सुधांशु त्रिवेदी के आगे हम इतिहास की बात करें तो अच्छा नहीं लगता। सुधांशु त्रिवेदी, ऑन अ लाइटर नोट, महात्मा गांधी ने इस बात को बोला था कि नहीं बोला था? मैं फराज की वजह से दोबारा एक बारी बात कर लूंगा इस बारे में। देखिए, हम लाइटर नोट नहीं, हम बिल्कुल सीरियस नोट पे कह रहे हैं। हम गांधी नेहरू का बहुत सम्मान करते हैं, दोनों की इच्छाएं भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है। नेहरू जी ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कि युवा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो भारतीय जनता पार्टी में अटल जी प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी की इच्छा पूर्ण हुई। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त करके नए सिरे से शुरू करना चाहिए, और मोदी जी, भगवान की कृपा रही तो गांधी जी की इच्छा पूरी करेंगे। तो नेहरू गांधी के प्रति पूर्ण सम्मान और उनकी इच्छाओं को मूर्त रूप देने का पूरा कार्य निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किया और आगे भी हम करेंगे। हाँ, एक बात मैं अजय जी से जरूर व्यवस्था पे बात कर रहे हैं भाई साहब, थोड़ा मुद्दे की बात पे भी कर लेते हैं। आपने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी, तो इस समय कितनी है महंगाई दर भाई साहब? आप ही बता दीजिए। 1.33% के आसपास। फर्जी महंगाई दर वर्ल्ड बैंक। सुनिए, बेरोजगारी दर कितनी है? 4.4%। आईएमएफ ने जो कहा है, आपके बीच में नहीं बोले, आप आगे अपने टर्न पे बोलिएगा। फराज की भी वेट कर रहे हैं। आईएमएफ ने यह कहा है कि भारत अगले साल वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनकर उभरने वाला है। जब आर्थिक विशेषज्ञ यहां बैठी हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको बहुत समझ के बोलना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं, चाइना की, जिसकी बड़ी तारीफ की थी राहुल गांधी जी ने, चाइना की बेरोजगारी दर कितनी है भाई साहब? नवंबर 2025 में 17%। जबकि आपको बात बताता हूं, जनवरी से लेके जुलाई 2024 तक
उनकी 17% हुई, उन्होंने 6 महीना देना बंद किया, नए सिरे से उन्होंने जनवरी 2025 से शुरू किया, फिर 17% ओके फराज सब कुछ सरकार ने जी फराज की वजह सोमनाथ भारती दोनों वेट कर रहे हैं ये चर्चा। भारत जिस परिस्थिति में चल रहा है, ओके फराज आपके पास मैं आता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी? अमीर जी, भारत में देखिए एक झूठ बोला जा रहा है, भारत में हमेशा से अच्छा होता रहा है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? देखिए अभी आपने जीडीपी की बात करी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि भारत की रियल जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो 2010 से लेकर के 2022 के बीच में लगभग 6% के आसपास थी, जो कि कम होकर के 2014 से लेकर के 2024 के बीच में लगभग 5.8% हो गई। और मैं आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा दे रहा हूं कि इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एज फॉर एज नॉमिनल जीडीपी इज कंसर्न, मनमोहन सिंह के शासनकाल में जीडीपी 183% से बढ़ी, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में 2004 से लेकर के 2014 के बीच में मात्र 83%। अरे सर मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं पूरा। मोदी जी के शासनकाल में जो नॉमिनल जीडीपी है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स 83% से बढ़ी है। केजरीवाल ने दावोस गए सीएम्स का मजाक उड़ाया, सोमनाथ भारती क्यों? दावोस में किससे मिले जाकर के? ये वही इंडियन कंपनीज जो यहां थे, जाके मीटिंग वहां हो रही है। खाली केजरीवाल जी ने नहीं कहा है, एक हमारे सुहेल सेठ बड़े देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो भी उन्होंने भी कहा है। वो अक्सर भाजपा के लिए भला बोलते हैं, लेकिन कहा कि भाई जिससे वहां मिल रहे हो उससे ही मिल लिए होते। मुश्किल क्या हो रहा है कि टैक्स पेयर के मनी का मिसयूज जिस प्रकार से डावोस के अंदर हुआ उसको बयान कर रहे हैं वो। तीसरी बात आपको बता दूं, तो कांग्रेस के सीएम, डिप्टी सीएम, विपक्ष के डिप्टी सीएम सब वहां पर अपने परिवार के साथ एंजॉय करने गए। हमने तो पहले कहा महाराज जी कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सुन लीजिए, तीसरी बात बता दूं आपको जो बड़ी बड़ी बातें थी ना, ट्रिलियन इकोनॉमी क्या क्या, अरे भैया जो 11 साल से सेंटर में हो और करीब 9 साल से यूपी में हो और एक हिंदू बच्चा, मैं जोड़ रहा हूं, हिंदू बच्चा गाड़ी में नाले में गिर के 2.5 घंटा चिल्लाता रहो मुझे बचा लो बचा लो। अरे काहे कि तुम्हारी ट्रिलियन इकोनॉमी भाड़ में जाए ऐसे ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब आपके पास अग्निशामक नहीं है, व्यवस्था नहीं है। मतलब इंदौर में 23 बच्चे मर गए गंदे पानी पीने से, अहमदाबाद में लोग बीमार हो गए, 7 साल की बच्ची मर गई। अरे काहे की ट्रिलियन इकोनॉमी? वो जो तुम्हारे फ्रॉड दोस्त है ना जिनको बचा रहे हो अमेरिका से, उसके लिए ट्रिलियन इकोनॉमी है ये। चाबहार एयरपोर्ट गया, पहले कह रहे थे क्या बात है इतना बड़ा माइलस्टोन है। अरे भैया 53-54 बार ट्रंप ने आपको डांटने के बराबर काम किया। आपने सीज फायर होने का बार बार कहा कि नहीं हमने किया है, उसने बार बार आपको काटा। पाकिस्तान खत्म होने वाला था लेकिन सैनिकों को आपने रोक दिया। हो मुसीबत क्या हो रही है, 150 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ गया आपके शासनकाल में। यूएसडी डॉलर के सामने करीब करीब 100 रुपए होने वाला है। जवाब तो आप कहना क्या चाहते हैं, कौन सी ट्रिलियन इकोनॉमी? ओके डावोस जाना घूमना है, इसमें कांग्रेस का भी एक्शन लूंगा, मोदी जी ने कहा सुधांशु त्रिवेदी भाड़ में जाए ऐसी इकोनॉमी, द वर्ड ही जोशो जुनून में दी गई। हाँ, दोनों बात, सब बातों का बिंदुवार जवाब देता हूं। जोशो जुनून में दी गई ये तकरीर जो सोमनाथ भारती जी बोल रहे हैं, क्यों भाई साहब, राजेंद्र नगर में पानी नीचे भर गया था और कोचिंग पढ़ने वाले बच्चों की डेथ हो गई थी, गजब सरकार चला रहे थे, नई राजनीति कर रहे थे और न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपवा रहे थे। ये वो सीएम है जिन्होंने कहा था कितना मुश्किल है न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में खबर छपवाना, जबकि बच्चे इनके ड्रेनेज सिस्टम के फेलोर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। अब दूसरा पॉइंट, आराम से शांति से सर, बहुत सारा है। जबकि ये भारत के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होने का दावा करते थे, प्रधानमंत्री जी पे आक्षेप लगाते थे, और उन्हें यह नहीं पता था कि न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है जापान का योमिनो शिमरी, और अमेरिका का भी सबसे बड़ा अखबार यूएसए टुडे है, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है। खैर, अब आइए साहब, घूमने जाने का, टैक्स पेयर का बड़ा गजब था भाई साहब। सिंगापुर में मेयर कॉन्फ्रेंस हो रही थी और केजरीवाल जी सीएम होने के बावजूद वहां जाना चाहते थे। भारत सरकार ने मना कर दिया
तो इन्होंने भड़ाभड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी। क्यों भाई साहब, मेयर की कॉन्फ्रेंस में सीएम को क्यों जाना? और टैक्स पेयर के पैसे का भाई साहब, एकमात्र वो मुख्यमंत्री जो कहता था मैं मकान नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो केजरीवाल जी दो राज्यों की Z+ सिक्योरिटी लेके चलते थे, दिल्ली की अलग और पंजाब की अलग। भारत के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनको दो राज्यों के टैक्स पेयर के पैसे जी जवाब सोमनाथ भारती का जवाब, यानी अपने ही राज्यों में ये गवाही दे रहे थे कि सुरक्षा से कितना खतरा है। पर डावोस जाना पैसे की बर्बादी है। आप कह रहे हैं डावोस जाना पैसे की बर्बादी है, लेकिन आपके यहां तो सांसदों को 100 पुलिस वाले और सिक्योरिटी मिले हुए हैं, वो पैसे की बर्बादी नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप हमारे स्टूडियो में आते हैं, एक आदमी आपके साथ नहीं होता, या तो एक होता होगा, लेकिन इनके यहां कई राज्यसभा सांसद हैं जो 100 के साथ घूमते हैं देखा यार, और ज्ञान दे रहे हैं आप कांग्रेस और बीजेपी को। अच्छा, मैं अमीश जी नासिर हुसैन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि नासिर हुसैन एक राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के, और कांग्रेस के कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे? एक सुरक्षा, एक PSO के साथ घूमते हैं वो। आपके यहाँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 100 के साथ घूमते हैं। टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी नहीं है क्या? जवाब दीजिए। अरे यहां ज्ञान दे रहे हैं आप। ऐसा है, कम से कम ये देखिए, सुधांशु जैसे व्यक्ति, जितने विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे ये तो उम्मीद कर रहा था कि संवेदनशील होते, जिस घर का चिराग बुझा है उसका ऐसे मजाक ना उड़ाते, एक्सेप्ट करते कि मेरी गलती हुई है, मेरे सरकार की गलती है। वो बच्चा, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी वजह से नोडल अथॉरिटी के CEO को हटाया, एक्सेप्ट नहीं किया। गलत हुआ, वो प्रशासन की, उस सिस्टम की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस मुद्दे के अंदर आपने उस मुद्दे को लाकर आपने भी गलत करा। डीएम होता है, डीएम कौन है वहां मालूम है आपको? मेधा जी, जो ज्ञानेश कुमार इनके CEC के बेटी हैं, उन पे हाथ ना चल सकता इनका। 4 दिन बाद लिखने देश के हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की मुखिया थी वो, मुखिया थी। अरे इनके ही हैं, इनके काम कर रहे हैं, इनकी नौकरी कर रहे हैं वो। मुश्किल क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार की हिम्मत ना हुई कि मेधा जी के खिलाफ कोई एक्शन ले ले, ट्रांसफर कर दे। डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी मेधा जी के पास। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। सोमनाथ भारती जी, देखिए, इतनी पीछे इतनी बड़ी बड़ी किताबें लगाकर इस ढंग की आप बात करते हैं तो 2 ही बातें उभर के सामने आती हैं, या तो आप इतनी किताबों के बाद भी अज्ञानी हैं, और या फिर आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब, नोएडा में कमिश्नरेट सिस्टम है, कमिश्नरेट सिस्टम में डीएम के हाथ में पावर नहीं होती। नंबर 2, वो नोएडा की अथॉरिटी का विषय है। नोएडा एकमात्र शहर है जहां अथॉरिटी बनी हुई है। नॉर्थ, सुनिए भाई, बीच मत बोलिए भाई। डिजास्टर का हेड कौन होता है? जब अथॉरिटी है तो सारा कंस्ट्रक्शन का काम और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई चीजों के बारे में करने वाले बात जो करेंगे, विषय होता है वो अथॉरिटी का होता है भाई। मेरे पास अब भी बीच में बोलने लगे, अब मुझे पता था। आप लगातार सर झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, हर पॉइंट पे आपका झूठ बोला जा रहा है, किसी ने रेडिक्यूल नहीं करा है। आप लोग के पास मुसीबत यही है, जैसे नहीं देखिए, जैसे इनको आंसर नहीं होता है ना, तो बोलना शुरू करते हैं। एक सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर दिस, और सिस्टम पे बाकायदा कार्रवाई हुई भी है और आगे भी होगी। मेरा सीधा पॉइंट है, सीधा पॉइंट है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। सुनिए सोमनाथ भाई, दिल्ली में तो आप सरकार चला चुके हैं, यहां तो कमिश्नरेट सिस्टम है, तो कितनी कमिश्नर के पास पावर है, कितनी डीएम के पास पावर, ये भी आपको नहीं पता है। आप तो विधायक हैं, माननीय विधायक। विषय सुधांशु जी, विषय पे आइए। दावोस जाना पैसे की बर्बादी है, वहां ना कमिश्नर की जिम्मेदारी है ना डीएम की। मुख्यमंत्री सुधांशु त्रिवेदी, 1 सेकंड रुके। फराज किद भाई, दावोस जाना पैसे की बर्बादी है, यस और नो? 10 सेकंड। दावोस जाना पैसे की बर्बादी है, फराज किद भाई? देखिए अमीर जी, रिजल्ट क्या आता है? नहीं जाना चाहिए। हाँ अमीर जी, मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं जाना चाहिए। अरे सुनिए तो सर, आप कहीं भी जाइए, अरे सर सुनिए, आप सुन नहीं रहे हैं, कहीं भी जाना चाहिए। रिजल्ट क्या होता है पहले आप ये देखिए, आपको रिव्यू करना पड़ेगा। आज की तारीख में अगर आप देखिए तो आप पूरी दुनिया में घूमिए, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि विदेशों से जो भारत में पैसा आ रहा था वो 44,970 मिलियन डॉलर से घट करके आज 29,129 मिलियन डॉलर हो गया। आप घूमिए पूरी दुनिया में, और भारत से जो पैसा जा रहा था वो लगभग 8,000 मिलियन डॉलर से बढ़कर कहां से आंकड़े ला रहे हैं आप फराज किद भाई साहब? घूमिए आप पूरी ओके, मैं कहां से लेकर आ रहे हैं, कहां से आंकड़े लेकर आ रहे हैं? दावोस जाना पैसे की बर्बादी है। अरविंद केजरीवाल की बात से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? क्विकली सर, ऑडियो डाउन। ओके, क्विकली। अरविंद जी का तो बात ही अलग है, निराला है।
तो अंगूर खट्टे हैं, अब वो पछता रहे हैं, मौका नहीं मिल रहा है ना, बेचारे छटपटा रहे हैं। किस चीज का मौका नहीं मिल रहा? अरे भाई यदि सीएम होते तो वही जाते, तब वो बहुत पवित्र काम होता। दूसरी बात है कि अभी जो इटली और ये यूरोप में भी साउथ कोरिया भी हो गए थे, तो लगता है यही काम करके आए। दिक्कत क्या है ना अरविंद जी को, अरविंद जी जो है मोदी जी के नकल करते करते इनका शकल बदल गया। अब वो शकल बिगड़ चुका है और कि कोई पूछ ही नहीं रहा है। भाई ओरिजिनल मदारी ऊपर है तो इनको कौन पूछ रहा है? ओके, सोमनाथ भारती, सोमनाथ भारती है। और स्वार्थी तो इतना स्वार्थी और इतना जो है स्वार्थी अरविंद केजरीवाल, बहुरूपिया तो आज तक इस देश की राजनीति में किसी ने बहरूपिया स्वार्थी अरविंद केजरीवाल इससे बड़ा ऐसा नेता ही आज तक किसी ने नहीं देखा। इसलिए दिल्ली की जनता ने हाल किया है। आने वाले समय में पंजाब से भी बाहर होंगे। अब पंजाब में जाके पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसे का अरविंद केजरीवाल, ये अच्छा शब्द नहीं है पर फिर भी बोला आपने। अरे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। यस 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 अजय उपाध्याय। सोमनाथ भाई आप दिखते हैं, अरविंद केजरीवाल है कहां आजकल? दिखते नहीं है। सुनता हूं तो चाह रहा था आजकल शायद पंजाब में कहीं छुपे हुए हैं, वहां से गुप्त लेकिन आपने तौर फिर पे जो है रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं। एक बात बता दूं, सुन लीजिए, समझ रहे हैं। अब सुन लीजिए, आपने बोल दिया, सुन लीजिए। ऐसा है मामला गया इस देश, सुनिए, अपोजिशन का बेड़ा गर्क करने वाला कोई अगर इंसान है, इंडिया अलायंस को डुबाने वाला कोई इंसान, उनका नाम है राहुल गांधी। ठीक है, मुश्किल क्या हो रहा है कि आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस को डुबाने वाला कौन है? एक सेकंड ऑडियो दो। आप सिमट के महाराष्ट्र में मुश्किल क्या हो रहा है? देखिए, मैं तो कह रहा हूं, आज अगर मैं ऑन रिकॉर्ड बड़े चुपके चोरी चोरी मैं बड़ा बोले कि इंडिया अलायंस को डुबाने वाला व्यक्ति एक ही है, राहुल गांधी। लिखवा लीजिए। अरे 10 आदमी से पूछ लो सड़कों पे चल करके, दिखने लगा तो बता दे। अरे मुश्किल क्या हो रहा है? कहां जड़ा ये बहरूपिया, वो कह रहे अरविंद जी कहां है? पिछले और इस प्रकार से धोखेबाजी करी है, सत्ता की मलाई खूब चाटनी थी, धोखेबाजी करी है राहुल जी ने। दिल्ली वालों को दिखते थे, पूरे देश के साथ की समस्या नहीं दिखती है, भाजपा के साथ हाथ मिला करके काम करते हो, कहीं दिखते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बातें करने की। ना कोई समस्या, जिस व्यक्ति ने इस देश पंजाब में सत्ता की मलाई खा रहे हैं, राजनीति दी, बिजली की, पानी की राजनीति दी, जिसके कारण पूरे देश में कुल मिलाकर देश की हर तरक्की से, राम मंदिर बने तो विपक्ष परेशान, अगर देश आगे बढ़े तो विपक्ष परेशान, भारत एआई में आगे बढ़े तब विपक्ष परेशान। विपक्ष की परेशानी का हल कैसे ढूंढा जाए? भारत को पीछे कर